अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय वीडियो। सो लास्ट वीडियो में इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए, वीडियो को इतना ज़्यादा सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ओके, सो आज का जो टॉपिक है ये आपने देख ही लिया होगा। टॉपिक काफ़ी कंट्रोवर्शियल है जी, बिल्कुल लाइक कंट्रोवर्शियल भी कह सकते हैं। कंट्रोवर्शियल इज़ नॉट अ करेक्ट वर्ड फॉर दिस। सो टॉपिक जो है वो काफ़ी सेंसिटिव है, बिल्कुल टॉपिक काफ़ी सेंसिटिव है। अब ये जो टॉपिक है ये है बेसिकली मेरी अपनी सी सेक्शन जर्नी के बारे में। पहले मैं आपको वो बताऊंगी, देन मैं बताऊंगी कि क्या चीज़ें हमें ड्यूरिंग सी सेक्शन जर्नी करनी है, क्या चीज़ें हमें नहीं करनी, क्या डूज है क्या डोंट्स है, एंड किन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। तो आइए जी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, मेरे साथ चलिए इस टॉपिक की तरफ। ओके ओके देन, सबसे पहले मेरी सी सेक्शन जर्नी के बारे में है। मैंने आपको बताया कि जैसे कि मेरा 2.5 मंथ्स का बेबी है, दैट मीन्स कि मेरे जो ऑपरेशन हुआ था 29 अप्रैल को हुआ था। ठीक है, द फर्स्ट थिंग, मेरा ऑपरेशन 29 अप्रैल को हुआ था। सो मेरी सी सेक्शन जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, कैसे मेरा सी सेक्शन हुआ और क्यों मेरा सी सेक्शन हुआ, ये इम्पॉर्टेंट है। नॉर्मल डिलीवरी क्यों नहीं हुई, तो इट्स लाइक कि आई एम नॉट दैट टाइप ऑफ पर्सन जो किसी चीज़ पे स्टक हो जाए। मैं गो विद द फ्लो वाली बंदी हूँ। तो मुझे शुरू से ही मेरी कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं थी कि लाइक सी सेक्शन होगा, नॉर्मल डिलीवरी होगी। बस मुझे था कि जो भी हो अल्हम्दुलिल्लाह बेबी जो है वो सेफ एंड सिक्योर इस दुनिया में आए और मैं भी बिल्कुल ठीक रहूँ बस। हाँ, शुरू में मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। मैंने आपको बताया नौज़िया वगैरह, मुझे बहुत एक्सट्रीम नौज़िया था। फिर मैंने उससे ओवरकम किया। देन उसको ओवरकम करने के बाद जो है वो मुझे काफ़ी वीकनेस थी। देन फिर मेरे भाई की शादी थी। आई एम ऑल्सो अ वर्किंग वुमेन। सो जो है मेरे पास इतना टाइम नहीं होता सोचने के लिए, मैंने सोचा ही नहीं। देन ये सब करते करते 9 मंथ स्टार्ट हो गया। 9 मंथ स्टार्ट हो गया, मैं अपनी डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने मुझे बताया, अच्छा मुझे तब पता चला कि डिलीवरी 9 मंथ कंप्लीट करने के बाद 10th मंथ में जो है वो आपके यहाँ बेबी होता है। यूजुअली हम यही कहते हैं ना कि 9 महीने 9 महीने, तो मेरे माइंड में भी यही चीज़ थी। ठीक है, तो ये क्लियर कर दूँ कि 9 मंथ आपने कंप्लीट करना है। ठीक है, तो फिर 10th मंथ में होता है, लाइक 40 वीक्स होते हैं। ओके, सो मेरी डिलीवरी 39 वीक्स में हुई है, मेरा सिजेरियन 39 वीक्स में हुआ। 19 अप्रैल थी, आई रिमेंबर 19 अप्रैल थी। और 19 अप्रैल को मेरा 38 वीक था। हम हॉस्पिटल गए। 38 वीक भी नहीं, 37 वीक था, हम हॉस्पिटल गए। एंड मुझे इस पूरे टाइम ड्यूरेशन में कॉन्ट्रैक्शंस नहीं हुए, तो मुझे कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं था। हम हॉस्पिटल गए। जब हम हॉस्पिटल गए तो वहाँ पर हमने वेट किया काफ़ी। और जो डॉक्टर थी उन्होंने काफ़ी ट्राई किया कि नॉर्मली जो है मैं डिलीवर कर सकूँ, काफ़ी कोशिश की उन्होंने। लेकिन मुझे कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं था, हो नहीं रहा था। एंड बॉडी इतनी ज़्यादा मेरी जो है वो थक चुकी थी। सो मैंने डॉक्टर से खुद ही जो है डिस्कस किया और मैंने उनसे कहा कि हम मतलब अगर हम सी सेक्शन करते हैं, उन्होंने कहा कि ठीक है हम 10 डेज़ देखेंगे, अगर मज़ीद 10 डेज़ आपको कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं आता तो 39 वीक में सेफली हम फिर सिजेरियन कर देंगे। ये बात करके हम घर आ गए। उन्होंने 29 अप्रैल की हमें डेट दी थी कि 29 अप्रैल तक देखना है, वरना 29 अप्रैल को आपने आके एडमिट होना है। खैर 29 अप्रैल आई, मुझे कोई कॉन्ट्रैक्शन अगेन नहीं हुआ। उन्होंने मुझसे कहा था कि अगर आप एडमिट होने लगेंगी तो आप जो मेरी जूनियर डॉक्टर है ना उन्हें इन्फॉर्म करेंगी एंड देन वो आपको प्रिकॉशंस बता देंगे कि आपका ऑपरेशन जो है उससे पहले आपने क्या करना है। ठीक है, तो अब 28 अप्रैल थी। मेरी सिस्टर इन लॉ की बर्थडे होती है 1 मई को। सो हमने वो 28 अप्रैल को सेलिब्रेट की, क्योंकि ज़ाहिर 1 मई को हमने हॉस्पिटल में होना था। हमने 28 अप्रैल को सेलिब्रेशन किया। मैंने फुल एंजॉय किया, सारी चीज़ें की जो मैं नॉर्मली करती, बिल्कुल नॉर्मल थी मैं। उसके बाद मैंने रात को खाने में बहुत लाइट सा खाना खाया, सॉफ्ट ड्रिंक एंड अवॉइड की। उसके बाद मॉर्निंग हुई। मॉर्निंग में मैं तैयार हुई। उसके बाद मैंने मेकअप नहीं किया, मैं तैयार हुई, बात लिया, अच्छे से तैयार हुई, नमाज़ पढ़ी। उसके बाद मुझे याद है कि मुझे 9 o'clock पर उन्होंने कहा था कि आपने 9 o'clock पे एडमिट होना है और आते वक्त आप बहुत लाइट वेट सा नाश्ता करके आएंगी। तो मैंने नाश्ता किया, बहुत लाइट सा नाश्ता किया। मैंने जैसे एक स्लाइस लिया और एक उस स्लाइस पे जो मिल्क पैक की क्रीम होती है जस्ट उसको करके
वो खाया मैंने, बस वो नाश्ता किया। मैं, मेरे हस्बैंड, मेरी मदर, मेरे फादर, हम लोग हॉस्पिटल गए और वहाँ जो है उन्होंने मुझे एडमिट कर लिया। अच्छा, व्हाट आई वाज थिंकिंग कि मुझे लगा कि अब मैं एडमिट हो गई हूँ तो मैं 10 साढ़े 10 तक मेरी जो है वो सर्जरी हो जाएगी एंड देन मैं बस हो गई, फ्री हो गई बिल्कुल। अब जब मैं वहाँ गई तो जब आप हॉस्पिटल जाते हैं सबसे पहले वो आपका ईडीडी करते हैं। ईडीडी बेसिकली होता क्या है कि बेबी की जो बीट्स होती है, जो हार्ट मूवमेंट्स होते हैं उसको चेक करते हैं आपके स्टमक पे। वो कुछ उनके पास राउंड शेप्स के वेट्स टाइप होते हैं, वो बेल्ट से बांधते एंड वो आपका ईडीडी करते। ईडीडी मेरा हो गया, बेबी अलहमदुलिल्लाह ठीक था। उसके बाद उन्होंने मेरे यहाँ इधर इधर उन्होंने मेरे एक लाइन बनाई। लाइक वो इसलिए बनाते हैं कि आपका जो जितनी भी ड्रिप्स होंगी, अब जो भी चीज़ें होंगी ऑपरेशन के दौरान, बाद में जब आप एडमिट रहोगे तो वो सब इसी से होके जाएंगे। तो उन्होंने यहाँ मेरे वो एक लाइन बना दी। उसके बाद मुझे एक पिंक कलर का बैंड दे दिया, उसमें मेरा नेम था, जो है डेट थी उस दिन की, और मुझे एडमिट कर दिया और उन्होंने कहा कि आपका ऑपरेशन होगा 4:30 बजे। लो, अब ये जो मैंने सुनना था और मैंने परेशान हो जाना था। परेशान होने की वजह क्या थी? क्योंकि मुझे फास्टिंग करनी थी। उन्होंने कहा कि अब से लेकर 4:30 बजे तक आप कुछ खाएंगी नहीं एंड लास्ट के मंथ्स में इतना ज़्यादा जो है बर्दाश्त करना, इट्स आउट ऑफ, मतलब हो नहीं सकता इतना बर्दाश्त। तो अब मैंने कहा कि क्या करना है भाई, तो करना तो था। तो मैंने क्या किया कि फिर अब ज़ाहिर है दोपहर हुई तो बाकी सब ने तो खाना खाना जो मेरे साथ वहाँ पर थे, तो उन लोगों ने मंगाया। मैंने क्या किया कि मैंने सोचा कि मैं एक नैप ले लेती हूँ तब तक, क्योंकि रात को सही तरीके से सोई भी नहीं थी, तो मैंने एक नैप ले ली। नैप लेने के बाद मैं फ्रेशन अप हुई। मैं कुछ 4 बजे उठी, नैप ली मैंने, 4 बजे मैं उठी, फ्रेशन अप हुई। उसके बाद नर्स आ गई थी व्हील चेयर लेके मैं व्हील चेयर पर बैठी, मेरे साथ बाकी सब भी, क्योंकि आहिद इज़ बेसिकली फर्स्ट बॉर्न हमारे घर में। मैं सबसे बड़ी हूँ तो मेरा बेबी सबसे पहले हो रहा था, तो मेरे पेरेंट्स बहुत परेशान थे, भाई मेरी सिस्टर सब बहुत परेशान थे, मेरे हस्बैंड भी बहुत ज़्यादा परेशान थे। तो सब मेरे साथ मेरी व्हील चेयर के साथ साथ लिफ्ट में आ रहे, ऊपर जा रहे। लिफ्ट के बाद वो मुझे रिकवरी रूम में लेकर गए। सबसे पहले रिकवरी रूम में लेकर गए। रिकवरी रूम में उन्होंने मुझे लिटा दिया और मुझे ड्रिप लगाई। मुझे एक ड्रिप लगाई और उसके बाद सेकंड ड्रिप स्टार्ट की थी तो नर्स आ गई। सेकंड ड्रिप के साथ ही मुझे ओटी लेके गए। अच्छा, मेरी हमेशा से एक वो थी कि मैं ओटी चल के जाऊंगी, तो मैं ओटी चल के ही गई। मैं व्हील चेयर में नहीं गई, मैं चल के ओटी गई। मेरे साथ ड्रिप लेके नर्स आ रही थी। वहाँ पर गई। मुझे बड़ी क्यूरियोसिटी थी कि मैं फ़र्स्ट टाइम ओटी देखूंगी, क्योंकि मैं होश में हूँ। आप मूवीज़ में देखते हैं कि अगर कोई ऐसी सर्जरी हो तो आप बेहोश होते हैं, आप देखते नहीं हैं। तो मुझे था कि मैं ओटी देखूंगी। तो मैं बड़े शौक से और ओटी देखने लगी। वहाँ की चीज़ें सब ना मुझे बड़ी वो हो रही, क्योंकि बड़ा बचपन से बड़ा ख्वाब था मेरा डॉक्टर बनने का। तो मैंने कहा कि चलो इस बहाने ओटी देखते हैं। मैं ओटी देख रही, वहाँ पर लाइट्स और बेड्स और जो भी चीज़ें वहाँ की होती हैं। उसके बाद उन्होंने मुझे लाइक यूं करके पोजीशन पर यूं करके बैठा दिया और उन्होंने मुझसे कहा कि जो मुझे एपिडोरल दे रही थी, एनेस्थेसिस्ट है, जो एपिडोरल होता है बेसिकली आपको सर्जरी से पहले दिया जाता है, तो उससे आपका जो लोअर पार्ट होता है वो कम्प्लीटली सुन हो जाता है, फ्रीज हो जाता है, ठीक है, कुछ टाइम ड्यूरेशन के लिए। अच्छा, तो उन्होंने मुझे एपिडोरल दिया। अच्छा, मैंने बहुत सुन रखा था कि एपिडोरल का ना बहुत ज़्यादा पेन होता है, बहुत ये होता है, ये मिथ है, कुछ नहीं होता ऐसा। तो उन्होंने मुझे एपिडोरल दिया। अच्छा, वो मुझे एपिडोरल देने के लिए उन्होंने मुझे बैठा दिया, मुझे देने लगी। मैं उनसे पूछती रहूँ कि आपने मुझे एपिडोरल दे दिया, आपने मुझे एपिडोरल दे दिया, एंड शी वाज लाइक कि मैंने आप पहले तो वो चुप रही, फिर वो दे चुकी थी, तो उन्होंने कहा हम आपका एपिडोरल दे चुके हैं, आप सीधा लेट जाओ, क्योंकि अब आप सुन होने लगोगे तो आपके पैर वगैरह सुन हो जाएंगे, तो आप लेट जाओ। अब मैं लेट गई। उसके बाद उन्होंने मेरे इतने पार्ट पर ग्रीन कलर का स्क्रीन लगा दिया एंड देन जो है वो उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया। अब अभी तक मेरी जो डॉक्टर है, मेरी जो सर्जन है, वो आई नहीं थी। उसके बाद मैं कम्प्लीटली जो है वो फ्रीज हो गई थी, सुन हो गई थी। फिर मेरी डॉक्टर आई तो मुझे ड्यूरिंग जब मुझे एपिडोरल दिया और मैं फर्स्ट टाइम सुन हुई तो मुझे अजीब लगने लगा, तो मुझे थोड़ा सा पैनिक अटैक आ गया। मैंने कहा कि नहीं, मुझे वापस करें और मुझे जो है ना कुछ हो रहा है। खैर, मेरी डॉक्टर माशाल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छी थी, बहुत कोऑपरेटिव थी। अगर कभी मेरी उनसे बात हुई तो मैं उनसे पूछूंगी
और फिर यहाँ मैं रिवील कर दूँगी कि मेरी डॉक्टर कौन थी, मेरा हॉस्पिटल कौन था। तो बहुत ज़्यादा अच्छी थी वो। उन्होंने बहुत मुझे सपोर्ट किया। उन्होंने मुझे समझाया कि मुझे बेसिकली मेरा जो मैं जिस पोजीशन में लेटी हुई हूँ उसकी वजह से मुझे सफोकेशन हो रही है। तो उन्होंने मेरा जो सर था वो थोड़ा सा ऊपर करवा दिया एंड उसके बाद फिर मैं नॉर्मल हो गई। इसके बाद उन्होंने मुझे हम काफ़ी ज़्यादा बात करते रहे, मैं उनसे बात करती रही। 10 मिनट्स हुए होंगे कि उन्होंने मुझे मेरा बेबी दिखाया एंड दैट मोमेंट आप सब समझ सकते हैं। तो उन्होंने मुझे मेरा बेबी दिखाया एंड उसके बाद उन्होंने जो है मुझे बेबी यूँ करके दिखाया और उसके बाद बेबी को ड्रेसअप करवाया। ड्रेसअप करवा के फिर दोबारा मेरे पास लेकर आए और मेरे चीक से जो है वो उन्होंने जो है उसे वार्म दिलवाई और कांटेक्ट करवाया। अच्छा, यहाँ जो गर्ल्स मेकअप करके जाती हैं ना, उनको मैं यही कह सकती हूँ कि बाकी वैसे तो सबकी अपनी अपनी चॉइसेस होती हैं, लेकिन आप अवॉइड कीजिए कि आप मेकअप ना कीजिए। क्यों, इसकी वजह मैं बताती हूँ कि जब न्यूबॉर्न आता है तो वो यहाँ से बिल्कुल आपके लगाते हैं बेबी को, और जब यहाँ लगाते हैं तो बेबीज बहुत, उनकी स्किन बहुत सेंसिटिव होती है। ठीक है, वो फर्स्ट बात लेके आपके पास आ रहा है तो उसकी स्किन बहुत सेंसिटिव है, तो उसको किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो सकता है। उस इन्फेक्शन से बचने के लिए आपने मेकअप नहीं करना है। अच्छा, समाव लोगों का कंसर्न ये होता है कि हॉस्पिटल में हमें लोग देखने आएंगे, तो हॉस्पिटल में अगर लोग देखने आएंगे तो दे न्यू इट वेरी वेल कि आप यहाँ एडमिट हैं, आप पेशेंट हैं और वो आपको एज अ पेशेंट देखने आए हैं। और वैसे भी ऐसी कंडीशन में फीमेल्स के पास वही लोग जाते हैं जो उनसे नॉर्मली मिलते रहते हैं, तो ज़ाहिर है वो उनको बगैर मेकअप के भी देख चुके होते हैं। सो हर जगह मेकअप और ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है। समटाइम्स हमें अपने बारे में सोचना चाहिए, अपने बच्चों के बारे में सोचना चाहिए। तो वो सोचते हुए मैंने तो मेकअप नहीं किया हुआ था, और जो अगर मैंने लिपस्टिक लगाई थी तो वो भी मैंने रिमूव की हुई थी। सबसे पहली चीज़ जो मैंने अपने बेबी को देख के की कि आयतुल कुर्सी पड़ी और उस पर फूंक दी एक माँ की। तो सबसे बड़ी आरज़ू ये होती है कि उसके जो बच्चे हों वो सेफ़ एंड सिक्योर हैं और अल्लाह पाक सबके बच्चों को हिफ्ज़ मान में रखे, आमीन आमीन। ठीक है जी, तो इस तरह बेबी डिलीवर हो चुका था। अब यहाँ मेरे स्टिचेस की बारी थी। अच्छा, जो लोग कहते हैं कि असल जर्नी तो स्टार्ट ही ऑपरेशन के बाद होती है, तो मेरे स्टिचेस की बारी थी। अब उसके बाद उन्होंने मुझे रूम में शिफ्ट कर दिया, मैं रूम में आ गई। अच्छा, जब मैं रूम में आई तो मुझे हल्की हल्की सी शिवरिंग हो रही थी। ये बहुत नॉर्मल होता है, आपको शिवरिंग होती है 2 आवर्स तक होती है। सबसे पहले मुझे शिवरिंग हो रही थी एंड मैंने अपने माइंड में ना कुछ इतना ज़्यादा इस चीज़ को फील नहीं किया था, ना मैंने इसको इतना ज़्यादा एक प्रॉब्लम बनाया था कि मेरा तो सी सेक्शन हुआ है, अब क्या होगा और अरे ये क्या हो गया। तो अगर मैं बनाती तो मैं उन मोमेंट्स को एंजॉय नहीं कर सकती। यू वॉन्ट बिलीव कि मैंने जो बेबी अनाउंसमेंट पोस्ट होता है ना अपने इंस्टाग्राम पे, वही शिवरिंग वाले हाथों से जो है वो मैंने पोस्ट किया एंड माई ब्रदर वाज लाइक कि इसको देखो ये इस कंडीशन में भी पोस्टिंग कर रही है। तो वो जो है मैं पोस्ट कर रही थी, मैंने पोस्ट किया। उसके बाद बाकी सब आ रहे थे, मिठाई खा रहे थे, मैं नहीं खा सकती थी क्योंकि मैं स्टिल फास्टिंग में थी। 5:30 5:25 में मेरा बेबी पैदा हुआ है और मैं स्टिल फास्टिंग में थी। तो मेरे लॉज रिलेटिव्स सब लोग आ रहे थे, सब मिठाई खा रहे थे, एक्सचेंज कर रहे थे, स्वीट्स वगैरह, लेकिन मैं नॉर्मली थी, उनके साथ बातें कर रही थी, बेबी को देख रही थी, सब कुछ कर रही थी नॉर्मली बिल्कुल। मैं सोई नहीं थी। आपने सोना नहीं है, आपने एक्टिव रहना है। जितना एक्टिव आप रहोगे उतने अच्छे तरीके से आप ओवरकम कर सकते हो उस चीज़ को। अदरवाइज अगर आप वंस बेड पे गए तो बस फिर जाते ही जाओगे। ठीक है, तो ये नहीं करना, आपने एक्टिव रहना। मैं नैप पहले ही ले चुकी थी, ऐसी मैं सो के तो उठ चुकी थी, मैं एक्टिव थी। उसके बाद 2 आवर्स बाद जब आपको शिवरिंग खत्म होती है तो आपको एक्सट्रीम गर्मी सी लगने लगती है और आपको ऐसा फील होने लगता है कि आपको फीवर हो रहा है। आपको बेसिकली फीवर नहीं हो रहा होता, वो जो एपिड्यूरल ने आपको दिया होता है उसके थोड़े से साइड इफेक्ट्स होते हैं, लेकिन आप विद इन 2-3 आवर्स बिल्कुल सेट हो जाते हो। अच्छा, 2-3 आवर्स बाद मेरी जो डॉक्टर थी उन्होंने मुझे एडवाइस किया था कि जैसे ही आपका एपिड्यूरल का असर ख़त्म होने लगे ना, तो आपने करना क्या है कि अपनी लेग्स को ऐसे बेंड करना है, जैसे यूँ उठा के यूँ बेंड कर लो, लाइक लेग्स यूँ कर लो। ठीक है, बेंड करो और हल्का हल्का राइट पोजीशन में लेफ्ट पोजीशन में, राइट पोजीशन में लेफ्ट पोजीशन में मूव करना है। तो मैं हल्का हल्का राइट पोजीशन लेफ्ट पोजीशन पे बहुत हल्का हल्का, तेज तेज से नहीं, हल्का 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 मैं मूव करती रही। अच्छा, हल्का हल्का मूव मैंने किया। उसके बाद हल्का हल्का मूव करते करते बस मैंने उस दिन ये किया, मैंने उसे छोड़ दिया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट डे, सबसे इम्पोर्टेंट नेक्स्ट डे होता है। नेक्स्ट डे आपको तकलीफ भी काफ़ी ज़्यादा होती है क्योंकि उस दिन आपका कैथेटर रिमूव करते हैं, आपको वॉक करवाते हैं। सो जो फर्स्ट वॉक होती है वो
बहुत ज़्यादा तकलीफ दे तो नहीं, लेकिन होती है, ठीक है। उसके लिए एक ट्रिक है जो आप कर सकते हो, वो कर क्या सकते हो आप, कि आप अपना जो हॉस्पिटल बेड है उसमें एक ऑप्शन होता है कि वो नीचे भी हो जाता है ऊपर भी हो जाता है, तो आपका बेड नीचे हुआ होगा। आपने अच्छा, जब आप ऑपरेशन से आओ, सॉरी मैं इसको कंटिन्यू करती हूँ, जब आप ऑपरेशन से आओ तो अपना तकिया कभी भी बहुत ऊंचा नहीं करवाओ, उसकी वजह से आपको सर में दर्द हो सकता है, ठीक है। तो जब बैक टू टॉपिक के, जब आप हॉस्पिटल जो आपका बेड होता है उसको आपने क्या करना है कि वो यूं अगर इस पोजीशन में है तो आपने उसका अपर पार्ट ऐसे यूं उठा लेना है, ठीक है जी, हाँ अपर पार्ट आपने यूं उठा लेना है। उससे क्या होगा कि आप बैठी हुई सी पोजीशन में हो जाओगे, ठीक है। फिर आपने अपने हैंड्स को इस तरह करना है, ठीक है। पहले आपने करवट लेनी है, सही है। करवट लेने के बाद आपने अपने हैंड्स को इस तरह करना है और किसी की हेल्प से आहिस्ता 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 उठना है, उठ के पहले बैठना है। बैठने के बाद फिर किसी की हेल्प से आपने खड़ा होना है और फिर आहिस्ता आहिस्ता लोगों की हेल्प से वॉक करनी है। वो दिन आपका मुश्किल होगा। मुझे डॉक्टर ने कहा था कि आप 2 टाइम्स या 3 टाइम्स वॉक कीजिएगा, मैंने 8 टाइम्स की, ठीक है। एंड यू वॉन्ट बिलीव कि मैं 2 डेज में कम्प्लीटली नॉर्मल थी। मुझे देख के कोई, जब मैं अपना 1 वीक बाद स्टिच रिमूव करवाने गई थी डॉक्टर के पास, तो वहाँ जो लेडीज थी उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि 1 हफ्ते पहले मेरा सी सेक्शन हुआ है। मैं इतनी नॉर्मल लग रही थी, अल्हम्दुलिल्लाह। सो क्या करना है आपने, कि आपने खड़ा होना है, वॉक करनी है, जितनी आप कर सकते हो वॉक उतना अच्छा, बहुत तेज तेज नहीं करने, आहिस्ता आहिस्ता कदम रखने हैं। ज़्यादा टाइम बैठूँ, मैं फिर क्या करती थी कि मैं हॉस्पिटल में ज़्यादा टाइम चेयर पे बैठती थी, बेड पे लेटती नहीं थी। और बैठती किस तरह थी कि मैं अपने पीछे जो हॉस्पिटल का पिलो होता है वो काफ़ी ज़्यादा थिक होता है, तो मैं वो पिलो लगा लेती थी और उस पर यूँ करके स्ट्रेट बैठ जाती थी, ठीक है। अब बारी आती है फीडिंग की। पहले हम, ये सारी मेरी जर्नी थी। अब मैं आपको बता दूं कि सी सेक्शन से रिलेटेड मिथ्स क्या हैं, तो चलिए। अच्छा, सी सेक्शन से रिलेटेड मिथ्स क्या हैं कि एपिडुरल के बाद आपकी कमर में बहुत पेन होता है। ऐसा कुछ नहीं होता, ये जैसा आपके माइंड में कुछ भी नहीं होता, कोई पेन नहीं होता। अगर आप प्रॉपर्ली अपनी सही एक बैलेंस डाइट ले रहे हो, फिजिकल एक्टिविटीज़ आपकी अच्छी हैं, तो कोई कुछ नहीं होता, ठीक है। और दूसरी चीज़, आपने रेस्ट करना है, 1.25 महीने का टाइम होता है, उसमें आपने रेस्ट ज़रूर करना है। रेस्ट का मतलब लेटे रहना नहीं है, रेस्ट का मतलब है कि आपने अपने घर में ही रहना है, घर से बाहर नहीं जाना, घर में ही रहना है। वो वैसे भी कहते हैं कि अच्छा होता है, तो आपने घर में रहना है। दूसरी चीज़ मिथ नंबर 2 के सी सेक्शन के बाद जो है आप ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करा सकते, बिल्कुल करवा सकते हैं आप। मदर फीड पे रख सकते हैं बेबी को, बहुत नॉर्मल है, कुछ नहीं होता। मैंने अपने बेबी को मदर फीड ही दिया था। फॉर्मूला फीड मैंने देना स्टार्ट किया जब मेरे बेबी का जॉइंटिस हो गया था, और मेरा ऑपरेशन से पहले भी HP कम था, तो मेरा HP कम होने की वजह से जो है मिल्क प्रोडक्शन कम हो रही थी, तो इस वजह से मुझे देना पड़ा। अदरवाइज़ मैंने तब दिया है उसे, 3-4 दिन मैंने दिया है और कुछ भी नहीं होता, और बहुत इजीली देते हैं। तरीका क्या है मैं अभी आपको आगे बताती हूँ, ठीक है। 2 मिथ्स ये हो गए। थर्ड, ये चीज़ के जो है, जो डॉक्टर्स होते हैं उनकी बहुत विलिंगनेस होती है ऑपरेशन करने की, उनकी कोई विलिंगनेस नहीं होती। वो बहुत लास्ट मोमेंट तक ट्राई करते हैं, लेकिन ज़ाहिर है उनके लिए सबसे पहले अपने पेशेंट की सेफ्टी है और वो उसका ही ख्याल रखते हैं। तो उसका ख्याल रखते हुए अगर उन्हें करना पड़ता है तो वो करते हैं। और मैं आपको भी यही सजेस्ट करूँगी कि जब आप माँ बनने जा रहे हो तो नॉर्मल सी सेक्शन इन सबको छोड़कर, पहले तो 9 मंथ्स के बारे में सोचिए नहीं, और इन सबको छोड़ के बस अपनी बेबी की सेफ्टी के बारे में सोचिए कि वो सेफली किस चीज़ से आ सकता है। वो नॉर्मल हो और वो ऑपरेशन से हो, वो सेफ नहीं आना चाहिए, ठीक है। सो ये हो गए। अब हम जो डोंट्स हैं, मतलब हमने क्या नहीं करना, क्या नहीं करना, हमने मेकअप अप्लाई नहीं करना। मैंने पहले बताया था रीज़न कि मेकअप अप्लाई करने से बेबी को इन्फेक्शन हो सकते हैं, प्लस आप पूरे 1 या 1.5 दिन तक जो है प्रॉपरली मुंह नहीं धो पाओगे। कोई आपका स्पंज कर दे तो कर दे, वो भी आपको शिवरिंग वगैरह हो रही होती है तो आप नहीं कर सकते, ठीक है। तो आप मेकअप अप्लाई करके नहीं जाएं। बहुत है तो अपने साथ एक लिपस्टिक रख लें, एक लिप बाम रख लें, दैट्स इट। मेकअप अप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं। जब बाद में लोग घर आएंगे तो तब आप मेकअप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा जो चीज़ हमने नहीं करनी, वो हमने बहुत ज़्यादा सी सेक्शन के बाद लेटा नहीं रहना है। हमने अपने आप को फिजिकली खड़ा करना है। सेकेंड डे आपकी विल पावर ही आपको खड़ा करेगी। जितने ईजीली आप खड़े होगे, जितना अपनी विल पावर शो करोगे, उतना ही ईजीली आप जो है इससे रिकवर करोगे। अदरवाइज आपकी रिकवरी बहुत मुश्किल हो जाएगी, ठीक है।
थर्ड थिंग कि आपने अपनी डाइट का बहुत ख्याल रखना और आफ्टर ऑपरेशन कुछ हैवी नहीं खाना, बहुत लाइट लाइट सी डाइट लेनी हो तो वहाँ वो आपको गाइड भी कर रहे होते, ठीक है। तो डाइट का बहुत ख्याल रखना है, हैवी नहीं खाना, ठीक है। थर्ड डोंट ये है। उसके बाद अब चलते हैं हम डूज की तरफ कि कौन सी चीज़ें हमें करनी चाहिए, ठीक है जी। तो आइए, अच्छा, जो चीज़ें हमें करनी हैं वो मैंने बताया कि एक्टिवली हमने प्रेजेंट रहना है। दूसरी बात ये कि अपने माइंड में बहुत ज़्यादा सी सेक्शन को लेके इल्यूशंस क्रिएट नहीं करने। थर्ड थिंग कि आपने अपने साथ एक ब्लैंकेट ज़रूर कैरी करना है, ठीक है। फोर्थ थिंग कि आपके अपने जो भी मैटरनिटी वेयर्स लेकर जाएं कि कोशिश करें कि वो फ्रॉक टाइप ना हो, वो कॉर्ड सेट टाइप चीज़ें हों और जो है बटन्स लगे हों उसमें, क्योंकि आपको वॉशरूम जाने के लिए प्रॉब्लम्स होंगी। वो जो एक मैक्सी टाइम हम ले लेते हैं ना, उसमें बहुत प्रॉब्लम होती है जाने आने में, ठीक है। अगर इस और देखें कि और क्या चीज़ हम कर सकते हैं, तो वो ये कि हमने एक बैलेंस डाइट लेनी है। पहले तो हल्का हल्का सा खाना खाना है, उसके बाद एक बैलेंस डाइट लेनी है जिसमें मीट, प्रोटीन सारे हों हमारे, और उसके बाद बाकी सारी जितनी चीज़ें हैं नेसेसरी चीज़ें हैं वो सारी हमारी पूरी होनी चाहिए। उसके बाद जो चीज़ हम कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं कि आपने ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपने बेबी के साथ गुजारना है। जी बिल्कुल। तो बेबी के साथ कैसे गुजारना है, एक पिलो आता है, मैं अपनी एक वीडियो में दिखा दूंगी आपको। एक पिलो आता है, उसमें आप डोनेट टाइप होता है, 700 समथिंग का मिलता है, किसी भी शॉप से मिल जाएगा। आपने उसको यहाँ रखना है, उसी पे बेबी को लिटाना है, फीड कराना है और उसी में बेबी को लिटा के रखना है। आपकी जो आपका बैक होगा उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप इजीली बेबी को भी लिटा सकते हो, खुद भी बैठ सकते हो, कोई इशू नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपने अपने साथ कैरी ज़रूर करनी है, अपना सामान कैरी करना है। और इसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं कि सी सेक्शन को लेकर जो हमारे अंदर डर होता है उसको ओवरकम कैसे करें, ठीक है। सो बेसिकली ये डर पैदा कैसे होता है कि हम बहुत ज़्यादा सी सेक्शन के बारे में सोचते हैं और फिर स्क्रॉल डाउन करने लगते हैं और फिर बहुत ज़्यादा लोगों की स्टोरियाँ सुनने लगते हैं। देन फिर लोग बोल रहे होते हैं कि मुझे ऐसा फील हो रहा है, मुझे ऐसा फील हो रहा है, मुझे ऐसा फील हो रहा है, ठीक है। अगर आप इसको इस तरह से ले लो कि अब कोई ऑप्शन नहीं है, हमने ये करना है, तो हम इसे अच्छे तरीके से करें। और अच्छे तरीके से कैसे कर सकते हैं ये सोचें। तो अगर आप ये सोच लेके माइंड में जाओगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे मैंने बताया कि मेरी कोई सोच ही नहीं थी इसको लेके। नॉर्मल होता आई एम ओके विद दिस, नहीं होता आई एम ओके विद दिस, ठीक है, कोई मसला नहीं था। तो मुझे रिकवरी में बहुत आसानी मिली क्योंकि मेरे माइंड में कुछ था ही नहीं, मैंने माइंड मेकिंग नहीं की हुई थी। सो आपने माइंड मेकिंग नहीं करनी है। और बेस्ट ऑफ लक सबको। और यही सजेशन दूंगी कि अपने माइंड में इन चीज़ों को लेकर इतना ज़्यादा इल्यूशंस क्रिएट ना करें। आप एक नई जर्नी की तरफ जा रहे हैं तो उस जर्नी को एंजॉय कैसा करना है उसके बारे में सोचें। ज़्यादा से ज़्यादा ये सोचें कि जब न्यू बॉर्न आएगा, जब आपका बेबी आएगा, आप उसके साथ क्या क्या करेंगे, कैसे एंजॉय करेंगे, कैसे सेलिब्रेट करेंगे। तो इन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस रखें। और चाहे छोटी सेलिब्रेशन हो चाहे बड़ी सेलिब्रेशन हो, चाहे अभी की केक मंगाएं, बट सेलिब्रेट ज़रूर करें क्योंकि ये जो है आपके लिए भी एक टफेस्ट जर्नी थी पूरे 9 मंथ्स की, जो आपने अल्हम्दुलिल्लाह क्रॉस कर ली। और बेबी के लिए ये एक न्यू जर्नी अब स्टार्ट हो रही है। ओके जी। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मुझे इजाज़त दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।